हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। आज हम करने वाले हैं प्लेट 2। हम आज कंप्लीट करेंगे बिकॉज कल हमने परसों वाली क्लास में हमने किया था, कल क्लास नहीं हो पाई थी किसी वजह से। तो कल परसों वाली क्लास में हमने किया था माउंटेन्स के प्रकार, किस प्रकार से माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले यह था कि माउंटेन का डिस्ट्रीब्यूशन हम पूरे मैप के थ्रू देखेंगे, लेकिन जब माउंटेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो उसके साथ में पास में प्लेटू भी है, उसके पास में लेक्स भी है, उसके पास में रिवर भी है, प्लेन्स भी है। तो इनका माउंटेन मैप के अकॉर्डिंग देखना तब सही रहता है जब आपको इनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन पता हो, किस तरीके से कौन सा प्लेटू का निर्माण हो सकता है। वो जब पता हो तो उसके बाद में हम इनको एक साथ ही देखेंगे। फिर अभी हम आज करने वाले हैं प्लेटू करने वाले हैं। अब हम ये जो दूसरा पॉइंट है ना आपका प्लेटू पठार, ये कंप्लीट करेंगे। माउंटेन अपना हो गया है, क्लासिफिकेशन पूरा कर चुके हैं, मेंस के अकॉर्डिंग कर चुके हैं। बहुत सारे नाम आए थे जो आपको याद रहेंगे शायद, या अगर आपने रिवीजन किया है तो उसको याद हो जाएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट थे प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, उनमें से बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चन हो जाएंगे जनरली। अगर आपको प्रीलिम्स में 4 दिए हैं, अगर आपको 2 भी आते हैं तो जनरली आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। 3 आ रहे हैं तो 100% हो जाएंगे आपका। 4th इतना मैटर नहीं करता है। तो माउंटेन्स जो अगर दिए होंगे तो 2 या 3 तो इतने आपको मिल जाएंगे उसके अंदर में, जितने हमने उनमें से नाम किए थे कि कौन सा कहाँ पे है, वोल्केनिक माउंटेन है, कोई सा भी है। ठीक है, तो ये माउंटेन्स कर लिया था। अब आज हम करेंगे प्लेटो का क्लासिफिकेशन, फिर हम करेंगे प्लेन्स का क्लासिफिकेशन। जब ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना मैप लेके, कि नॉर्थ अमेरिका का मैप लेंगे, फिर साउथ अमेरिका लेंगे, फिर यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और बीच में ओशन के बीच में अगर कोई वोल्केनिक माउंटेन है तो वो भी लेंगे। तो उसके साथ में करेंगे माउंटेन्स कर लिए, माउंटेन के पास में ही अगर कोई प्लेटू है तो उसको कर लेंगे, उसके पास में कोई प्लेन्स है तो उनको कर लेंगे। अगर प्रीलिम्स में उसके बाद में ये फायदा इसका ये है कि प्रीलिम्स के अंदर में ये कुछ और टॉपिक्स है, जैसे आपका रिवर्स दिया है, लाइक अगर रिवर्स दी है तो वो कर लेंगे, लेक्स दी हुई है तो वो भी हम सिर्फ मैप में कर लेंगे और कहीं से करने की जरूरत नहीं होगी। तो जब मैप लेंगे तब ये जो कुछ बचे हुए टॉपिक होंगे, जिसके डेमोग्राफ मेजर लैंडफॉर्म के बेसिस पे कर दिया, मेंस में इसमें से क्या पूछ सकते हैं, बिकॉज ये मेंस का भी टॉपिक है, कुछ प्रीलिम्स में स्पेसिफिक दिया, मेंस में नहीं है, जैसे रिवर लेक्स वगैरह कुछ दिया टॉपिक है। तो जब मैप करेंगे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका तो उनके साथ में हम देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वहाँ पे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन से आ सकते हैं, फिर हम देखेंगे प्लेटूज कौन से आ सकते हैं, फिर हम देखेंगे प्लेन्स कौन से आ सकते हैं। ठीक है, फिर रिवर, फिर हम देखेंगे कि लेक्स कौन से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छा दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ, तो आपको रिवर लेक्स होंगे तो माउंटेन वो हम उसके साथ में कर लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की हम क्लास शुरू करें इससे पहले ये है अनाउंसमेंट के, आप फाउंडेशन इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस का आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड जो प्रीलिम्स और मेंस का जो हमारा ये आरएस फाउंडेशन का कोर्स है, जो पहल फाउंडेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, वहाँ पे आरएस फाउंडेशन कोर्स है, जिसमें सब बेस्ट एजुकेटर है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है या फिर जो सेलेक्टेड लोग हैं वो अपनी यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो उसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। हर एक कोर्स के जो भी सारे कोर्स हैं उनके हर एक के 3 या 4 वीडियोज या 5 वीडियोज लगभग डेमो वीडियो रखे हुए हैं। तो पहले आप देख सकते हैं उनको, आपको पता लग जाएगा किस तरह की क्वालिटी है, और उनसे बेटर क्वालिटी मिलेगी। बिकॉज सबसे पहले हमने जब शुरू किया था तब डिजिटल बोर्ड हमने नहीं ले पाए थे उस टाइम पे। तो जो स्टार्टिंग की 10 या 5 ऐसे क्लासेस, कुछ सब्जेक्ट क्योंकि जो आपको लग रहा होगा कि ये बैठ के पढ़ा रहे हैं वो नहीं है, सारा डिजिटल बोर्ड के ऊपर में ही है अभी तो, ताकि अच्छे से आपको हम एक्सप्लेन कर सकें। और यूट्यूब चैनल आप बिल्कुल, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल कर लीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी जो भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। मेंस का 4th पेपर अगर तैयार करना है तो उसके लिए अलग से है। इंग्लिश की अगर आपको स्पेसिफिक सिर्फ इंग्लिश पढ़ना है तो बेसिक इंग्लिश का भी कोर्स साथ में चल रहा है। और 4th पेपर के अंदर में जो इंग्लिश होगी वो एडवांस इंग्लिश होगी, जिसको थोड़ा बहुत आता है वो यहाँ से कवर कर सकता है। तो किसी तरीके से भी आप इनको कस्टमाइज कर सकते हैं सारे कोर्स को। आपको स्पेशल साइंस पढ़नी है तो सिर्फ आप साइंस पढ़ सकते हैं। जो मैथ्स सर करवा रहे हैं तो बहुत अच्छी साइंस करवा रहे हैं, वो एकदम बेसिक जो प्रीलिम्स के अंदर में क्या आ सकता है, मेंस के अंदर में क्या आ सकता है, सब बताया जाता है वहाँ पे कि ये प्रीलिम्स का टॉपिक है, अगर प्रीलिम्स के अंदर में आए तो उसको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये पॉइंट आपके काम के हैं, और मेंस के अंदर में ये टॉपिक इस डेप्थ तक आ सकता है। तो जनरली जितना है उतना प्रिपेयर कर लीजिए, और चेंज ज़्यादा नहीं होता है। अगर बाई चांस ऐसे होता है कि कईयों को लगता है कि सिलेबस तो चेंज हो गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर सिलेबस चेंज होगा तो बहुत थोड़ा सिलेबस चेंज होता है, और वो उस टाइम पे उतना ही कवर कर पाओगे, बाकी सिलेबस आपको पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो जो प्री और मेंस के एक साथ वाले टॉपिक है वो अभी इंटीग्रेटेड हम करवा रहे हैं, तो वो सारे कवर कर लीजिए। लाइक कौन कौन से कर सकते हो आप अभी, जैसे पॉलिटी कर लो आप पहले, ठीक है। उसके बाद आप हिस्ट्री का कुछ भी नहीं चेंज होता, आप हिस्ट्री का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग प्री और मेंस वाले टॉपिक है सारे कवर करवा देते हैं पहले। उसके बाद में आप जियोग्राफी चल रही है तो जियोग्राफी कवर कर लो, ठीक है। इकोनॉमिक्स अभी हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स के अंदर में जल्दी हम प्रीलिम्स के जो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक्स है या प्रीलिम्स जो स्पेसिफिक टॉपिक है सिर्फ वो यूट्यूब पे ऊपर में भी डाले जाएंगे, ताकि आप देख लो कि क्रैश कोर्स के टॉप पे डाले जाएंगे और फाउंडेशन में उन्हीं को इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा पूरा का पूरा। तो जैसे इकोनॉमिक्स के टॉपिक हो गए वो कर लो। जब प्री हो जाएगी तब तक आपके अगर इंटीग्रेटेड ये तैयारी हो जाती है, और जैसे प्रीलिम्स देते हैं आपको पता लग जाएगा कितने मार्क्स बने, 100+ बन रहे हैं आपके, 95+ बन रहे हैं, तो आप श्योर शॉट है तो आप आराम से अपनी
शुरू कर सकते हैं मेंस की टेस्ट सीरीज। उससे पहले प्री के साथ साथ में ये कर लोगे, साथ में प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी कर लो इनकी। साथ में मैथ की भी ध्यान रखना, मैथ के भी क्वेश्चन लगाते रहो, ऐसे नहीं हो कि लास्ट के अंदर में जाओ और 2025 ये जो क्वेश्चन आते हैं इनका नुकसान कर लो, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। करंट अफेयर्स के देखो, करंट अफेयर्स के कर लोगे क्वेश्चन, अगर करंट अफेयर की वीकली क्लास अच्छे से देख रहे हो, हम जो बुकलेट ला रहे हैं अभी पिछले मंथ की अभी बन जाएगी, 1-2 दिन के अंदर में आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी, वहां देख सकते हो, उसका प्रिंट आउट ले लो कहीं से भी जाके आप, और अगर सीधा पीडीएफ से पढ़ सकते हो तो पीडीएफ से पढ़ लो करंट अफेयर के। उसके अंदर में 100 क्वेश्चन की अगर जो बुकलेट है और वीकली आपको 25 टू लगभग क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं जो आरएस के स्पेसिफिक आरपीएससी के एग्जाम्स के अंदर में आते हैं। आरएस यानी कि आरपीएससी कोई भी एग्जाम अभी जो करवाएगा आगे, उसके अंदर में करंट अफेयर के कोई क्वेश्चन है तो वहां से आप ले सकते हो। उनके अंदर में अच्छा सा एक्सप्लेनेशन किया जाता है हर एक चीज का। तो एक्सप्लेनेशन से क्या होता है, आपको इन डेप्थ अगर कोई हमने क्वेश्चन बनाया उसके आसपास भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उस एक्सप्लेनेशन से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जरूर करिए। करंट अफेयर आपका अपना कंटिन्यू रखने वाली चीज होती है। थोड़ा सा मैथ का देख लो, जिनको नहीं आती है वो मैथ कर लो, क्योंकि 5 ऐसा नहीं मत देखो 5 या 6 महीने, इनमें धीरे धीरे अगर आप मंथ इसमें लग जाते हैं, अगर थोड़ा थोड़ा भी आप प्रिपेयर करते हो, कोशिश करेंगे कि आपको यूट्यूब के ऊपर में करवा दिया जाए, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए इसको। अगर हम जब भी करवाएंगे पहले अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टेस्ट सीरीज अगर आप करना चाहिए, मेंस की टेस्ट सीरीज भी अगर आपको किसी को लगता है कि हमने ये सेकंड चांस देना है या इंप्रूवमेंट करना है, तो साथ साथ में जिनको लगता है थोड़ा मेरा प्रिपेयर है या ये सब्जेक्ट हम जो इंटीग्रेटेड पढ़ रहे हैं इनमें से जो पॉइंट कवर हो रहा है उसके टेस्ट अभी दे लीजिए साथ साथ में, और उसके बाद में आपको लगे कि प्रीलिम मेंस के बीच में बचे हुए टेस्ट है वो आराम से आप कभी भी दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम कर लेते हैं आज वाला टॉपिक जो है हमारा प्लेटू। इनके सिंपल हम देखेंगे डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। ज्यादा टाइम नहीं लेना है इसको, बिकॉज पहले हम देख ले प्लेटू, फिर प्लेन का क्लासिफिकेशन देख लेंगे, कल देख लेंगे। उसके बाद में जब ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा मेंस के अकॉर्डिंग में कुछ आने वाला हमें लगेगा तो हम वो यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद में मैप लेंगे तो नॉर्थ अमेरिका का मैप, फिर साउथ अमेरिका का मैप, फिर अपने यूरोप का मैप, तो उनके अंदर में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी कवर कर लेंगे। आप भी नोट डाउन करते रहना साथ साथ में, और जो हमें इंपॉर्टेंट लगेगी उसके एक पीडीएफ बना के भी हम डाल देंगे ताकि आप अच्छे से इसको एग्जाम टाइम रिवीजन कर सके। लेकिन जब ये मैप करें तो इसको हम ये वाली क्लास जरूर आप देखना, ये वाली भी देखना मेंस के अकॉर्डिंग भी, बिकॉज जब भी आपके पास फैक्ट आते हैं, एक सीट आती है, उससे आप इतना याद नहीं कर पाओगे, बजाय आप मैप में देख के क्लास में देख के आपको तुरंत याद हो जाएगा कि एक इस तरीके से नॉर्थ से साउथ में याद करना है, इनको क्वेश्चन आ सकता है। या ये देख सकते हैं कि इस पठार के पास में कौन सा है, वो देख सकते हैं। ग्रांड कैन्यन ने जिससे पूछा था कहाँ पे, यूएसए में। जब मैप में अच्छे से आप देख लोगे, इंपॉर्टेंट चीज देखनी है। छोटे छोटे पठार हम स्किप कर देंगे, छोटे छोटे प्लेटू स्किप कर देंगे, माउंटेन स्किप कर देंगे, प्लेन स्किप कर देंगे, लेकिन मेजर जो लेक्स है उनका भी क्रम भी पूछ लेते हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम पूरा उसमें मैप में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखेंगे सिर्फ प्लेटू वाला एक छोटा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करेंगे आज। प्लेन वाला भी जल्दी कल कंप्लीट कर लेंगे, इनमें ज्यादा टाइम लगाने का जरूरत है नहीं, बिकॉज आपको क्लासिफिकेशन समझना है, प्लेटू को समझना है कैसे बनते हैं। मैं बता दिया कोई भी लैंड फॉर्म्स है, ये मैंने दोबारा स्लाइड क्यों रखी है, बिकॉज माउंटेन्स के लिए नहीं है, ये सब लैंड फॉर्म्स के लिए। तो हमने कंप्लीट किया था माउंटेन्स कैसे बनते हैं, हमने देख लिया माउंटेन्स बनते हैं डायस्ट्रोफिक प्रोसेस यानी कि परत विरूपण से भी। ठीक है, यानी कॉन्टिनेंट कोलिजन से, कॉन्टिनेंट ओशन कोलिजन से, ओशन कोलिजन से, या फिर कन्वर्जेंस बाउंड्री पे बनते हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री पे बनते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री पे बनते हैं सारे माउंटेन्स। अब जहां पे अभी देखोगे आप, मैं क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा तब पता लगेगा कि जो उनके बनने के तरीके हैं प्लेटू के, वो माउंटेन्स के जैसे ही है। बिकॉज ये माउंटेन्स बनेंगे उन्हीं के बाद, आधे तो ऐसे हैं कि जो माउंटेन को इरोड होकर जो टेबल लैंड बनेंगे उनको प्लेटू बोल देंगे हम। ठीक है, या फिर कोई माउंटेन बन नहीं है भाई, परत विरूपण वहां पे चल रहा है, लेकिन वो पूरा इस तरीके से फोल्ड नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा फोल्ड हुआ है, उसके बाद में मूवमेंट होगी, प्लेट कैसे बन गया, टेबल लैंड बन गई है, तो इसको हम प्लेटू बोल देंगे। तो ये प्लेट परत विरूपण, आकस्मिक सडन वोल्केनो से, अर्थक्वेक से बनना, या एक्सोजेनेटिक फोर्स, इसमें बहुत ज्यादा लगते हैं। इनका पार्ट प्लेटू के अंदर में ज्यादा रहता है। ठीक है, बिकॉज ये माउंटेन्स को इरोड कर देगी, वेदर कर देगी, उनका मास मूवमेंट हो जाएगा, तो मास मूवमेंट से डिपोजिट होकर जो टेबल लैंड बनेगी उसको भी हम प्लेटू बोल देंगे। और इरोड होकर कोई माउंटेन छोटा हो जाता है, अगर इस तरीके से मैंने बताया कि इसका ये वाला भाग इरोड हो गया और अगर ये टेबल लैंड बन गया तो इसको भी हम प्लेटू बोल देंगे। चलो मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, आपके आइस के लिए सही रहेगा। तो ये विभाग प्लेटू बन जाएगा। तो एक्सोजेनेटिक फोर्स का ज्यादा पार्ट रहता है, लेकिन ये एंडोजेनेटिक फोर्स यही रहेगी, चाहे कोई किसी का भी जिम्मेदार है बनने के लिए, कोई भी लैंड फॉर्म बनने के लिए, माउंटेन्स हो, प्लेटू हो या फिर प्लेन्स हो। ठीक है, ये कर लेंगे। ठीक, तो चलो हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं या डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लेटू को बोलते हैं पठार। क्या बोलते हैं? पठार बोलते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन, क्या है वो देखो, एरिया विच इज अपलिफ्टेड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। देखो ये तो उसमें भी था, माउंटेन्स में भी, एरिया विच इज अपलिफ्टेड फ्रॉम सराउंडिंग। कब तक? हैविंग ए फ्लैट एंड ब्रॉड टो। लेकिन माउंटेन्स में क्या था? एकदम तिखी आपकी चोटी होनी चाहिए, यानी कि एकदम कोन शेप होना चाहिए। माउंटेन्स के अंदर में तो बिल्कुल इसको बोलेंगे माउंटेन। लेकिन जब अपलिफ्टेड है, अदर एरिया से, सराउंडिंग एरिया से अपलिफ्टेड है, लेकिन फ्लैट लैंड है ऊपर,
और ब्रॉड है काफी टाइम तक, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा फ्लैट लैंड हो, थोड़ा ब्रॉड हो, हैविंग मोर देन वन स्टीप स्लोप, माउंटेन में दोनों स्लोप या जितनी भी स्लोप है वो एकदम स्टीप होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक स्लोप भी स्टीप है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके वाली अगर नहीं है, स्टीप नहीं है, और इधर से माउंटेन से, ये माउंटेन है इधर से जुड़ा हुआ है, और इधर वाली एकदम स्लोप स्टीप है, तो यहाँ वाला पोर्शन है इसको बोल देंगे प्लेटू, बिकॉज एक साइड स्टीप है इसकी, ब्रॉड और फ्लैट एरिया है इसका, और सराउंडिंग से ये अपलिफ्टेड है, ठीक है। तो ये क्या बोला है, वे क्षेत्र जो अपने परिवेश से ऊपर उठे हुए हैं, जिनमें एक सपाट और एक चौड़ा शीर्ष हो, जिसमें एक से अधिक खड़ी ढलान हो, एक से अधिक खड़ी ढलान हो, तो इनको क्या बोल देंगे हम, इनको बोल देंगे प्लेटू, इनको बोल देंगे हम पठार, दक्कन का पठार जैसे। तो दक्कन का पठार है ना, बहुत ज्यादा फ्लैट है क्योंकि खेती हो रही है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं ऑलरेडी, और ब्रॉड टॉप है उसके अंदर में, तो बहुत ज़्यादा एरिया के अंदर में भी फैला हुआ है। लेकिन वेस्टर्न साइड में देखोगे तो स्टीप स्लोप है उसका, ईस्टर्न साइड में नहीं है, लेकिन इतना स्टीप नहीं है, लेकिन स्लोप है, लेकिन इतना स्टीप नहीं है, लेकिन वेस्टर्न साइड में हम देख सकते हैं कि उसका स्लोप है जो स्टीप रहेगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई अपनी, आपको समझ है वैसे कि प्लेटू किसको बोलते हैं। अब करते हैं क्लासिफिकेशंस। माउंटेन्स के अंदर में क्लासिफिकेशन हमने 3 टाइप के किए थे, 3 ही तरीके से करने हैं उसमें तो क्लासिफिकेशन। लेकिन जब प्लेटू के अंदर में आते हैं तो प्लेटू के अंदर में हमने इनको जो भी एनसीईआरटी वगैरह में दिया है तो ये आएगा, तो इसमें प्लेटू के अंदर में क्लासिफिकेशन हो गए आपके 3 तरीके से, 4 तरीके से। एक तो है आपका क्लाइमेट के बेसिस पे, ठीक है, एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, सब करेंगे आराम आराम से। एक होता है आपका लोकेशन के बेसिस पे, एक है आपका ओरिजिन के बेसिस पे। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है इसमें, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिस ऑफ ओरिजिन जो है हमारा, ठीक है, ये है बेसिस ऑफ ओरिजिन। इसके अंदर में बताना है कि किस तरीके से, जैसे माउंटेन होते हैं ना, वोल्केनो से बने, अर्थक्वेक से बने, किस तरीके से बने, तो वही हमें सेम चीज है, नया कुछ नहीं है इसके अंदर में, वही सेम रहेगा माउंटेन वाली, लेकिन ये नाम अलग है। बेसिस ऑफ ओरिजिन के हम देखेंगे कि कितने टाइप है, 4 टाइप के यहाँ पे हमारे दिए हुए हैं। एक तो है लावा प्लेटू, एक है हमारा ग्लेशिएटेड प्लेटू यानी हिमानीकृत, एक तो लावा से बना है, लावा से वोल्केनो से बनते हैं ना, माउंटेन बने हैं, तो वोल्केनो से अगर कम लावा निकला है, अगर फ्लैट अगर फैल गया, डक्कन वाले में हमने किया था कि डक्कन का पठार, कोलंबिया का पठार कैसे बना था, लावा पतला है, काफी दूर तक वो फैल गया है, ठीक है, तो उसको एक लेयर वाइज वो फैल गया, तो उसको हम बोल देते थे प्लेटू। हमने जब सबसे पहले वोल्केनो किया था तब उसके अंदर में भी ये वर्ड आया था। तो लावा से जो बने हैं वो लावा का पठार बोल देंगे। ग्लेशिएटेड यानी हिमानीकृत पठार हो गए, बहुत ज्यादा ग्लेशियर, एक जगह पे बर्फ है जो ऐसे प्लेटू एरिया के हिसाब से ऊपर ब्रॉड एरिया, एक तरफ से साइड एरिया मतलब किनारा आपको मिल रहा है, तो जो वहां पे बर्फ इस तरीके से जमा हो गई है काफी, तो उसको बोल देंगे हिमानीकृत, ग्लेशिएटेड बोल देंगे। एओलियन प्लेटू बोलते हैं वायु जनित पठार, वायु जनित पठार, चाहिए तो वो वायु जनित पठार यानी वायु की वजह से, चाहिए तो वो माउंटेन को इरोड करके पठार बनाए गए हैं, या फिर जो वायु है, वायुजनित पठार किनको बोलेंगे, या फिर वायु जिनको बहुत सारी सैंड या मिट्टी है उनको एक जगह इस तरीके से बहुत बड़े एरिया के अंदर में जमा कर देती हैं, तो उससे पठार बन जाएंगे। तो दोनों तरीके से वो वायुजनित पठार कहलाएंगे। एक्वासिस प्लेटो, इनमें जलज पठार, एक्वा जल को बोलते हैं ना, ACQA, एक्वा किसको बोलते हैं, एक्वा बोलते हैं जल को, तो एक्वासिस प्लेटो यानी जलज पठार, ठीक है। ये सब करेंगे हम सारे के सारे, सिर्फ यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ओरिजिन के बेसिस पे 4 है, अभी देख लो 1 2 3 और 4, तो आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, जबकि बिकॉज मेंस के अंदर में जब भी अगर आएगा तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। पहला लावा के बेसिस पे बताना मुझे, फिर ग्लेशिएटेड बताना है, फिर एओलियन बताना है, वायु के हिसाब से एक, फिर पानी ही रह जाता है आपका, तो वो हो जाएगा एक्वासिस प्लेटो, जलज पठार, वायुजनित पठार, हिमानीकृत पठार, लावा का पठार, ठीक है। ये 4 चीज होगी, ये सबसे बेसिस है। ओरिजिन हो गया, ओरिजिन इन्हीं के आधार पे अब फिर हम देखेंगे कि ओरिजिन के बाद में इनको कैसे, और सेम प्लेटो को भी दूसरी कैटेगरी के अंदर में भी आ सकता है, वो कैसे आएगा। एक हम देखेंगे कि लोकेटेड कहां पे है। अब आप बोलोगे कि प्लेटो नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड, साउथ अमेरिका में, उस बेसिस पे लोकेशन देखनी है या किस तरीके से देखनी है, नहीं वैसे नहीं देखनी है। बेसिस ऑफ लोकेशन यानी कि ये बिल्कुल पर्वत के पास में, 2 पर्वत के बीच में है माउंटेन, बिकॉज माउंटेन के पास में प्लेटू मिलने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। या तो माउंटेन इरोड हो गया, माउंटेन बनते टाइम माउंटेन तो बन गया लेकिन साइड में कोई और लावा है जो थोड़ा निकला है लेकिन इतना नहीं निकला कि माउंटेन बन पाए, तो उसकी वजह से, या माउंटेन से इरोड होके डिपोजिट होके, इरोजन से हमने देखा था ना कि इरोड होके डिपोजिट होके पास में एक टेबल लैंड बन जाती है, उसको प्लेटू बोलते हैं। जब माउंटेन किया था तब भी बताया था मैंने, तो वो माउंटेन्स के पास में लोकेशन के इंटर माउंटेन प्लेटू बोलेंगे उनको, अंतर पर्वतीय बोलेंगे इनको, इंटर माउंटेन। फिर एक होता है पिडमाउंट प्लेटू होता है, पर्वत पदीय, बिल्कुल माउंटेन के बिल्कुल पास में, जैसे ये माउंटेन है आपका और इसके पास में मैंने बताया डिपोजिट होकर ये लैंड बन गई, तो इस वाले को बोल देंगे प्लेटू, ये पर्वत के बिल्कुल पद के पास में है। एक होता है कॉन्टिनेंटल प्लेटू यानी महाद्वीप के ऊपर में है, बिल्कुल ये बिल्कुल महाद्वीप है, जैसे यूरोशियन प्लेट और इंडियन प्लेट अगर टकरा रही है तो बीच में कोई समुद्र नहीं आता है, वहां पे उसको महाद्वीपीय प्लेट होगी बिल्कुल ये एरिया में। वहां पे उनके अपलिफ्टमेंट में हिमालय के पास में अगर फुटहिल पे कोई प्लेटू बनता है तो पर्वत पदीय भी आएगा, महाद्वीपीय भी आएगा वो, ठीक है।
या दो पर्वतों के बीच में है तो उनको बोल देंगे इंटरमाउंटेन। तो ये जो लोकेशन के आधार पे है, ये किसी कंट्री वाइज नहीं है, बस ये उस माउंटेन्स के जनरली, या फिर ये माउंटेन्स की लोकेशन माउंटेन के रिस्पेक्ट में, दो माउंटेन के बीच में या माउंटेन के पास में, या फिर ये कॉन्टिनेंट पे या ओशन पे, इनके बेसिस पे डिफाइन किया गया। तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने, इंटरमाउंटेन, मिड-माउंट प्लेटू, कॉन्टिनेंटल प्लेटू। ठीक है, दूसरा ये क्लासिफिकेशन अपना। फिर ये लगातार ही करेंगे अपन, इसमें अभी अच्छे से देख लो, फिर मैं लगातार करूंगा। लावा, ग्लेशियर, एओलियन क्लासेस, फिर इंटरमाउंटेन, मिड-माउंट, कॉन्टिनेंट, फिर यंग, मैच्योर, ओल्ड, रेजुविनेटेड, ह्यूमिड, ड्राई, आइस्ड प्लेटू। ये कंटिन्यू करेंगे बिकॉज इनमें कुछ है ही नहीं है क्लासिफिकेशन। आपको वन लाइनर समझ आएगा, बेसिकली अभी समझा रहा हूँ वैसे समझ आ जाएगा। एक एक लाइन पढ़ के बताएंगे वहां पे तो तुरंत समझ आ जाएगा कि इसके अंदर में आ गया इंटरमाउंटेन प्लेटू पूछ लिया तो उसको कैसे लिखना है। आपको दो लाइन जो फिक्स है आपको पता होनी चाहिए। यार 5 में पूछेंगे तो बेसिक ओरिजिन पूछेंगे, इस तरीके से पूछेंगे पूरा, तो चारों लिखनी है आपको, तो उनमें भी दो दो लाइन लिख पाओगे। 2 नंबर में आपको पूछ लिया इंटरमाउंटेन प्लेटू क्या होता है, तब भी आपको सिर्फ लिखने के लिए 3 या 4 लाइन मिलती है मुश्किल से। ठीक है, 15 वर्ड्स याद रखा करो, 15 वर्ड्स में लिखना आपको मेंस के अंदर में, 50 वर्ड्स में लिखना इसके अंदर में 5 नंबर वाला, और 10 का भी है तो भी 100 वर्ड्स मिलेंगे। और अगर जितना मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ उस हिसाब से लिखने लग जाओ ना आप, इंटरमाउंटेन को भी समझा दो, डायग्राम भी बना दो, हर एक चीज को समझा हुआ होगा आपने इंटरमाउंटेन तो आप डायग्राम बना सकते हो। मिड-माउंट आपने समझा हुआ है, कॉन्टिनेंट बना हुआ, हर एक का डायग्राम बना सकते हो आप यहाँ पे। तो वो इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना ज्योग्राफी के अंदर में। जब वो इंपॉर्टेंट है तो मतलब थोड़ी स्पेस उसके लिए छोड़नी पड़ेगी, तो बिल्कुल आपको कोशिश होकर जितने वर्ड लिखे उतने ही यूज करने। ठीक है, तो अभी समझ लेते हैं इनको। क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया, ओरिजिन के बेसिस पे 4 है, लोकेशन यानी माउंटेन के रिस्पेक्ट में इनकी लोकेशन क्या है, या लैंड या फिर ओशन के अंदर में है, उनके आधार पे हमने बता दिया 3 है ये। अब आते हैं हम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, पहले देख लेते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। यानी जब एकदम से तो माउंटेन नहीं बनता, माउंटेन को भी हमने किया था ना एज के हिसाब से किया था, आर्केन होता है, हर्षियन होता है, कैलेडोनियन होता है, किए थे, अल्पाइन होता है माउंटेन्स, उसके बेसिस पे देखे थे तो हमने 4 पार्ट में डिवाइड किए थे। लेकिन जब प्लेटू को करते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में कैसे बनाए, तो सबसे पहले कैसे बनेगा, यंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग देख लिया करो। यंग प्लेटू यानी नवीन पठार अभी बना ही है, यानी उसके 4 या 5 लेयर बनी है, उसके ऊपर में डिपोजिशन से बन रहा है, चाहे लावा से एकदम से निकल रहा है तो 2 या 4 लेयर बनी है उसके ऊपर में, तो वो हो जाएगा यंग प्लेटू आपका। फिर आता है आपका मैच्योर प्लेटू, थोड़े आप भी मेच्योर हो जाते हो, 35, 25, 35 जो एज है 40 एज वाली मैच्योर प्लेटू। तो प्रौढ़ पठार में भी यही है, इतने साल हो गए उसको करते करते। ठीक है, कुछ भी इनके अंदर में अपनी जैसे साल नहीं होंगे उसके आगे मिलीनियर लगा देना कि 30 मिलीनियर्स हो गया या 5 मिलीनियर हो गया, तो 5 साल का बच्चा हो गया 5 मिलीनियर बोल देना वहां पे पठार को। तो 1 मिलीनियर लगभग अपनी एज के अकॉर्डिंग होता है। तो मैच्योर प्लेटू क्या, प्रौढ़ पठार आपका। फिर आता है आपका ओल्ड प्लेटू यानी वृद्धावस्था में पहुंच गए भाई हम। ठीक है, फिर आता है रेजुवेनेटेड प्लेटू, कई है ना पुनः युवा हो जाते हैं, कई ओल्ड हो जाते हैं, 50, 55 तक उनको लगने लग जाता है कि ओल्ड हो गए, हम बुढ़े हो गए, लेकिन 5 साल बाद लगता है कि मरना तो है ही है, तो थोड़े ऐसे कारस्तानी कर लेते हैं वापस, तो पुनर्युवा हो जाते हैं, तो पुनर्युवनित प्लेटू हो जाते हैं, रेजुविनेटेड प्लेटू बोलते हैं उनको, रेजुविनेटेड प्लेटू। तो इन चारों को हम डिटेल में डेफिनेशन देखेंगे, मजाक की बात अलग ही याद करने हैं। तो आपको ये तो जैसे नाम से पता लग रहा है, यंग प्लेटू होता है, मैच्योर प्लेटू, ओल्ड हो गए, फिर रेजुविनेट हो गए। ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में कि किस स्टेज पे है ये, कि अभी बन ही रहा है या बन गया है या बहुत ज्यादा पुराना प्लेटू है या रेजुविनेट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। अब ये जो फोर्थ पार्ट है ऐसे लिख दो यहाँ पे, ये फर्स्ट मानता हूं मैं, दूसरा ये स्टेज लोकेशन, अगर एक साथ लिखना भी आ जाए तो दूसरा ये लगाना लोकेशन पे, तीसरा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, फोर्थ बता देना क्लाइमेट के बेसिस पे, बिकॉज ये ऐसे सुपरफिशियल सा ये क्लाइमेट के आधार पे। ह्यूमिड प्लेटू एक होता है आर्द्र पठार, जहाँ पे क्लाइमेट क्या है, उस लोकेशन की क्लाइमेट क्या है उसके बेसिस पे है। ठीक है, ड्राई और एरिड प्लेटू शुष्क पठार, यानी ऐसा पठार है जहाँ पे ज्यादा सैंड पाई जाती है। ठीक है, लोग किस तरह के मिट्टी, किस तरह का क्लाइमेट है, लाइक अगर जैसलमेर में अगर कोई पठार मान लो बन जाए, या एओलियन वायु से बनेगा, तो वायु से तो सैंड ही होगा ना, माउंटेन तो हिल नहीं सकता, हिमालय तो लेगा नहीं वायु से। तो उस तरीके से जो मिट्टी होती है, सिल्ट होती है, वो आके जब यहाँ पे जमा हो जाती है तो उसको ड्राई या एरिड प्लेटू बोल देते हैं। आइस्ड प्लेटू यानी जो ग्लेशियर वाला है, जो ग्लेशिएटेड प्लेटू है ना, आइस से बना हुआ है, उसको बोल देंगे हिम आच्छादित पठार। तो लगभग यही सेम चीज है, लेकिन क्लाइमेट के बेसिस पे डिवीजन करो तो ह्यूमिड बोल देना, ड्राई बोल देना, आइस से बोल देना। तीन चीज हो गई। हाँ ठीक है, समझ आ रहा है। चलो अब हम शुरू करेंगे लावा। अब लगातार शुरू करेंगे, सबसे पहले कौन सा शुरू करेंगे देख लो, सबसे पहले शुरू करेंगे बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे, लावा, ग्लेशियर, एओलियन, एक्वासिस। जब मैं इंटरमाउंटेन मिड-माउंट पे आ जाओ तो लोकेशन पे आ जाएगा। फिर यंग में ये बताऊं तो आपको पता होना चाहिए स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे बोल रहे हैं, और बेसिस ऑफ क्लाइमेट पे बोल रहे हैं तो ह्यूमिड, ड्राई और आइस्ड बोल रहे हैं। ठीक है,
चलो शुरू करते हैं। लावा प्लेटू, लावा प्लेटू सिंपल सी बात है, लावा जब वोल्केनो किया था सेम वही है, उदाहरण भी सेम रखे हैं मैंने डक्कन और कोलंबिया का, ताकि आपको याद हो जाए। लिखने के लिए दो ही बहुत होते हैं, याद करने के लिए मिलान करना कभी आएगा तो चार देंगे, उनमें डक्कन और कोलंबिया कोई ना कोई होगा जिससे मिलान करना आपका आसान हो जाएगा। एक दो जब मैप करेंगे तब और याद हो जाएगा आपको, तो उसमें प्रीलिम्स की टेंशन नहीं लेनी है, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी याद करो इसमें क्या लिखा है। लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमें पता है जब भी निकलेगा इंटीरियर ऑफ अर्थ से निकलता है, उसी को बोलते हैं लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ व्हेन ओवरफ्लो ओवर एन एरिया, जब पूरे एरिया में ओवरफ्लो हो जाता है, फॉर्म लावा प्लेटू। सिंपल सी डेफिनेशन दे दी है यहाँ पे। कोलंबिया एंड डक्कन प्लेट ऑफ इंडिया आर द एग्जांपल। डक्कन प्लेटू इंडिया का, कोलंबिया इंडिया का नहीं है। ठीक है, तो कोलंबिया एंड डक्कन प्लेट ऑफ इंडिया है जो ये एग्जांपल आपका। पृथ्वी के आंतरिक भाग से लावा जब किसी क्षेत्र में अति प्रवाहित होता है तो लावा का पठार का निर्माण होता है। अब आप, मैंने ये सिर्फ ये लाइन लिखी है, भारत का नहीं है कोलंबिया, भारत का डक्कन का पठार है और कोलंबिया पठार है, ये है। ठीक है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, देख लेना आप। कोलंबिया पठार है, डक्कन का पठार है। इसके अंदर में और क्या लिखोगे आप? अगर आपको मानो इसी के अंदर में किसी का दिमाग खराब है, 5 नंबर में पूछ लिया किसी ने लावा प्लेटू, जबकि पूछना का मतलब ही नहीं है, पूरा स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पूछेंगे अगर 5 में पूछेंगे तो। ठीक है, लेकिन बाई चांस आपको कुछ ज्यादा दे दे तो आपको क्या बताना है, थोड़ा डक्कन का पठार दिखा देना मैप बना के इंडिया का। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन 2 नंबर की है, लावा फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ व्हेन ओवरफ्लो ओवर एन एरिया फॉर्म लावा प्लेटू। लेकिन इसके साथ आप एग्जाम्पल दे देना कि जब वोल्केनो आता है तो उसके अंदर में लावा की थिकनेस बहुत कम होती है, वो लेयर वाइज एक एरिया में फैल जाता है, इसलिए उनको टेबल लैंड बनाते हैं। और फिर ये एक टेबल लैंड भी अलग से बना के दिखा देना, ये आपको आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लावा प्लेटू है ना, तो ये आप बता देना कि यहाँ से लावा ओवरफ्लो हो रहा है और वो इस तरीके से ये लेयर बना रहा है इधर, और वो इस तरीके से भी लेयर बना रहा है। ठीक है, सिंपल दिखाना होता है, कुछ नहीं करना होता। नीचे ऐसे बना देना लावा, लावा का इस तरीके से फ्लो करके यहाँ पे लावा दिखा देना। ये बेसिक से बेसिक डायग्राम है, इनको बोल देना लेयर वाइज, ये लेयर फॉर्मेशन बोल देना इनको, लेयर फॉर्मेशन। ठीक है, बिकॉज विदाउट लेयर फॉर्मेशन लावा से जो बनेगा वो लेयर फॉर्मेशन से बनेगा। एकदम से सारा लावा आगे एक जगह पे जमा नहीं हो सकता। अगर ये एकदम थिकनेस इसके लावा की कम है, दूर तक फैल रहा है ना, तभी थिकनेस कम होगी तभी दूर तक फैलेगा पहले तो। इससे हमें यहाँ पे लिख सकते हैं लावा प्लेटू के अंदर में। ठीक है, ये बेसिक डेफिनेशन है 2 नंबर की। इसके बेसिस पे मैंने वोल्केनो बहुत अच्छे से करवाया है किस तरीके से बनता है। जो एग्जांपल वहां पे वोल्केनो, जब इस तरीके का वहां पे वोल्केनो वाले चैप्टर में आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको पता है किस तरीके से जो भी बन रहा है वो लावा प्लेटू के वजह से बन रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ मेरी इंडिकेशन दे दी कि लावा प्लेटू है, उसके बेसिस पे वहां जितने एग्जाम्पल है, जिस तरीके से वहां के डायग्राम्स है, वो बिल्कुल यहाँ पे वोल्केनो वाले डायग्राम इंक्लूड आप कर सकते हो। तो 5 नंबर का इसी बेसिस पे आपने जितना पढ़ा वोल्केनो में, इसमें इसके बेसिस पे आप लिख देना, ये डायग्राम बना देना। एक आप इंडिया का मैप है, ज्यादा नहीं बने तो आप इस तरीके से इंडिया मैप बना के एक हॉकी स्टिक के हिसाब से दिखा देना कि ये वाला जो पोर्शन है ये वाला अपना डक्कन प्लेटू है। ठीक है, उसके अलावा 1-2 एग्जाम्पल मैंने कोलंबिया का पठार भी बता दिया, इतना सफिशिएंट होता है आपके लिखने के लिए। ठीक है, तो लावा से जो बनता है वो लावा प्लेटू। अब आ गया ग्लेशिएटेड, सेम चीज सब पे लागू होगी। दीज प्लेटू आर द लोकेटेड इन हायर एल्टीट्यूड लाइक लेब्राडोर का, अलास्का का, स्कैंडिनेविया। अब आपको पता होना चाहिए, जब करेंगे तब और पता लग जाएगा। लेब्राडोर के सारे ये आर्कटिक के आसपास वाले एरिया है, यानी जिस तरीके से आपका ये ऊपर हायर लेटीट्यूड पे हम जाएंगे तब क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। ठंड हो जाएगी तो वहां पे ग्लेशियर की वजह से वहां पे बर्फबारी होती है, जो वो बहुत ज्यादा एरिया के अंदर में जब बर्फ जमा हो जाती है तो उसको हम कुछ तो पठार का नाम देंगे ना। जब एक ऐसे टेबल लैंड बनने से मतलब है हमें, तो उसके ऊपर में इतनी डेप्थ तक से बर्फ हो, कोई मतलब नहीं। चलो कलर इस तरीके, इतनी तरीके की बर्फ जमी हुई है तो उसको क्या बोलेंगे तो प्लेटू ना। जैसे डक्कन का पठार है, नीचे से लावा मिट्टी है, उससे क्या फर्क पड़ता है, टेबल लैंड तो मिल गई हमें, तो वही सेम चीज यहाँ पे होगा। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको हायर लैटिट्यूड पे। यानी कि कुछ एग्जांपल लिख देना, कहाँ पे, लेब्राडोर पे, अलास्का पे, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है सारी की सारी आपकी हायर लेटीट्यूड आर्कटिक सर्कल के आसपास वाली है, वो सब लिख सकते हो, वहां पे सारा मिलेगा। जनरली आपको मिलता है ग्लेशिएटेड प्लेटू, बिकॉज वहां पे वोल्केनो तो है नहीं, तो ग्लेशिएटेड प्लेटू आपको मिल जाएगा। सिंपल डेफिनेशन बता देना। ये और लिखना हो तो आपने ये हायर लेटीट्यूड पे बर्फबारी होती है, बहुत ज्यादा टेबल लैंड बन जाती है। बिकॉज ये बेसिक जो टेबल लैंड वाला एक ही क्वेश्चन पूछेंगे ना आपको लिखने के लिए, तो बेसिक जो टेबल लैंड या आपको प्लेटू की डेफिनेशन है वो तो हर किसी में डाल दो, प्लेटू की डेफिनेशन डाल दो, और इसको ग्लेशिएटेड प्लेटू क्यों बोलते हैं ये इस एक लाइन से समझा देना आप, और ये थोड़े एग्जाम्पल आप लिख देना वहां पे। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ग्लेशिएटेड प्लेटू हो गया। अब आ गया वायुजनित पठार। ठीक है, एओलियन प्लेटू। एओलियन में क्या है, दिस प्लेटू आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द एक्सेस डिपोजिशन ऑफ सोइल एक्यूमुलेटेड
देखो सोइल है, एक्सेस डिपोजिशन, देखो थोड़े बहुत से क्या होगा, बहुत ज्यादा टेबल लैंड के ऊपर में सोइल की परत होनी चाहिए। इरोशनल वर्क होता है विंड, अब विंड की वजह से होता है, हमें पता है ये वायु से नहीं था, तो जो वायु की वजह से बहुत ज्यादा इरोजन होके सोइल एक जगह पे जमा हो जाती है, लाइक दोहरे बनना, ऐसे बनना, जब बहुत ज्यादा एरिया में बना होता है तो उनको हम एक तरीके से प्लेटू का नाम दे देते हैं। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा जो बने हुए हैं, पोतवार प्लेटू है जो पाकिस्तान का पार्ट है, एंड लोएस्ट प्लेटू है वो चाइना का पार्ट है, बेस्ट एग्जाम्पल है। इन पठारों का निर्माण वायु का अपर्दन आत्मक कार्य द्वारा मिट्टी के अधिक जमाव के कारण होता है। पाकिस्तान का पोतवार प्लेटू और चीन में लोएस का पठार इसके सबसे ज्यादा उदाहरण है, जिसमें है ना गोबी, मंगोलिया में गोबी डेजर्ट है जैसे, तो वहां पे उन डेजर्ट से बहुत ज्यादा जब कंटिन्यूस हवा की वजह से इरोजन होकर मिट्टी एक से दूसरी जगह पे बहुत टेबल लैंड पे फैल जाती है। जैसे ग्लेशियर में भी तो ये है ना कि आइस की परत है टेबल लैंड के ऊपर में, इसमें क्या होगा, मिट्टी की परत है। मिट्टी की परत कैसी होगी, वायु जब इरोड करके किसी एक डेजर्ट से दूसरी जगह पे उनको बहुत ज्यादा मात्रा में स्थानांतरित कर देती है, तब ये बनता है एओलियन प्लेटू। तो इसमें पाकिस्तान में पोतवार का पठार और चीन में लोएस का पठार। अब लोएस के पठार आपको पता होना चाहिए तुरंत, ये आपका काम है कि थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रखो और लोएस का पठार है उसको थोड़ा गूगल सर्च करके देखो कहाँ पे लोकेटेड है, बिकॉज आपके अगर वहां पे वर्डिंग कम पड़ी या कुछ भूल जाओ या एक्सप्लेन करना नहीं है तो थोड़ा सा मैप बना के आप, पाकिस्तान वाला भी मैप जैसे इंडिया का मैप है, इंडिया का मैप है तो इधर वाला जो पोर्शन ही है तो है पाकिस्तान का, तो ये वाला पोर्शन है, आप दिखा सकते हो कि ये वाला एरिया के अंदर में पोतवार का पठार कहीं लोकेटेड है, जहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैप में हर एक चीज का जो एक बेसिकली अगर दो दो एग्जाम्पल याद कर रहे हो तो उनको मैप में देख लेना, ताकि जब लिखने की आपको लगे कि कमी है तो वहाँ पे आप लिख सकते हो। लेकिन 5 नंबर में जब सारे पूछते हैं तो इसके अलावा आप ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। इसमें डेफिनेशन आ गई, विंड की वजह से, इरोजन की वजह से आ रहा है, पाकिस्तान का पोटवार है, लोएस्ट प्लेटू जो है आपका चाइना का है, तो इसमें आपको सफिशिएंट नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आता है जलज पठार, एक्वेस प्लेटू। The sediment which have been constantly being deposited in the oceanic region or geosyncline causing upliftment in the seabed due to the endogenic forces resulting into the formation of aqueous plateau। बेसिकली हम जब माउंटेन्स किया था तब हम कर चुके हैं, और आपको याद होगा कि इंडिया वाला जो हिस्सा है नेपाल हिमालयन वाला, ठीक है, ये है आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट वाला। तो इसके अंदर में भी मैंने समझाया था कि जब माउंटेन इरोड होते हैं तो उनका इरोजन बहुत ज्यादा जब डिपोजिट मात्रा में सी बेड पे या साइड में किसी प्लेन पे जमा हो जाता है तो उसको बोल देंगे हम, बिल्कुल प्लेन के पास में उसको प्लेटू बोल देंगे। लेकिन अगर वो समुद्र में भी चला जाता है, ओशन के अंदर में भी आपका जब आइसोस्टेटिक एडजस्टमेंट के दौरान जब ऊपर से इरोजन हो रहा है तो जो हिमालय वाला इरोड हो रहा है वो जाके कहीं समुद्र में अगर जमा हो रहा है तो वहां पे भी सी बेड पे प्रेशर लगता है, वहां का लावा हिमालय के नीचे आता है, हिमालय अपलिफ्ट हो रहा है, इसलिए कंटिन्यूस अपलिफ्टमेंट हो रहा है हिमालय का। तो माउंटेन फॉर्मेशन भी सेम हो रहा है, प्लेटू निर्माण भी वही हो रहा है, लेकिन सी बेड पे जब ये फॉर्म डिपोजिट हो रहा है तो इसका भी तो कोई आकृति बनेगी ना, उसको हम बोल देंगे सी बेड के ऊपर में जलज पठार। ये तभी बन सकता है जब बायस इरोड होके किसी माउंटेन की हो या टेबल लैंड है वो ऑलरेडी बनी हुई है, वो इरोड होके कहीं एक जगह जमा हो जाए, चाहे वो प्लेन के ऊपर में चाहे सी बेड के ऊपर में हो, दोनों जगह पे आपका ये बनेगा पठार, उसको हम बोल देंगे, जब सी बेड के ऊपर बनता है उसको बोल देंगे एक्वेस प्लेटू बोल देंगे, यानी कि जलज पठार। ठीक है, तलछट जो लगातार समुद्री क्षेत्रों या भूसिंक्लाइनों में जमा हो जाती है, जिससे अंतर्गत बलों के कारण समुद्र तल में उत्थान उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जलज पठार का निर्माण होता है। ठीक है, अब जलज पठार में भी एक जगह हो गया, सेडिमेंट से भी बन गया, उसको भी जलज पठार बोलेंगे। तो सेडिमेंट की वजन की वजह से जब दूसरी जगह से अपलिफ्टमेंट हो रहा है, लावा की वजह से, चाहे हिमालय का अपलिफ्टमेंट हो या तब तो माउंटेन का अपलिफ्टमेंट हो जाएगा, अगर किसी दूसरी जगह हो गया तो वो लावा प्लेटू होता है, अपलिफ्ट होकर डोम शेप का जो हमने किया था वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो वो भी एक जलज पठार का रूप माना जाएगा, तो इसको बोल देंगे एक्वेस प्लेटू। तो ये वाले जो 4 पोर्शन थे ये अपने यहाँ पे 4 पोर्शन कंप्लीट हुए कि हमें ओरिजिन के अकॉर्डिंग अगर पूछ लें तो किस तरीके से ओरिजिन हुआ, तो लावा के बेसिस पे हो जाता है, ग्लेशिएटेड प्लेटू बनते हैं आपका, ठीक है, एओलियन बनते हैं आपका, एक्वेस बनते हैं, यानी कि जलज पठार का निर्माण होता है आपका। ठीक है, अब हम आगे वाले देख लेते हैं इनको। अब लोकेशन के बेसिस पे, यानी पर्वत है उसके लोकेशन के बेसिस पे बोलेंगे तो इंटरमाउंटेन प्लेटू बोलते हैं, अंतर पर्वतीय। अंतर पर्वतीय कैसे बोलते हैं अंतर पर्वतीय, यानी इधर एक माउंटेन रेंज है, बेसिक समझ लो आप, और एक इधर माउंटेन रेंज है। ठीक है, इनके ये तो माउंटेन बन गई, लेकिन बीच में कुछ है टेबल लैंड जो लावा की वजह से बनी हुई है, जमा होके इस तरीके से ये प्लेन लैंड के हिसाब से बनी हुई है, तो जो इन दोनों के बीच में इनको बोल देंगे इंटर माउंटेन, यानी माउंटेन्स, माउंटेन मतलब माउंटेन, इंटर मोटर इन दोनों के बीच में, इंटर माउंटेन माउंटेन अंतर पर्वतीय। As these plateau is located between the mountains, they are called intermountain plateau. तिब्बत plateau is located between Himalaya and Kunlun San mountain। ये बहुत बड़ा एग्जांपल है, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, ये इंटरमाउंटेन का सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं है कोई। तिब्बत का पठार, देखो तिब्बत का पठार सब बोलते हैं। ठीक है, जब क्लाइमेट करते हो तब भी आपको पता है तिब्बत का पठार, बेसिक आपने साइंस सोशल साइंस भी पढ़ी होगी जब 11th तक 10th तक आपने
तिब्बत का पठार हमने पढ़ा है, तो तिब्बत का पठार हिमालय माउंटेन्स के बीच में और कुनलुन सान माउंटेन है ना जो, उसके बीच में आपको मिलेगा। ट्रांस हिमालय का पार्ट है कुनलुन सान पार्ट, तो कुनलुन सान माउंटेन और हिमालय के बीच में तिब्बत का पठार मिलता है। तो दो माउंटेन रेंज के बीच का पठार होता है उसको बोलते हैं इंटरमाउंटेन। ये पठार पर्वतों के बीच में स्थित होने के कारण अंतर पर्वतीय पठार कहलाते हैं। एक एग्जांपल लिख देना, तिब्बत का पठार जो हिमालय और कुनलुन सान पहाड़ी के बीच में स्थित है। ठीक है, इतना सफिशिएंट है आपके लिए इंटरमाउंटेन समझना। दूसरा होता है पिडमाउंट, यानी पर्वत पदीय बोलते हैं इसको पठार, यानी पर्वत के पद पे स्थित है, यानी ये माउंटेन है आपका। ये माउंटेन्स की बहुत सारी लेयर है, पहले ये बना था, फिर ये वाला हिस्सा बना, फिर ये वाला चोटी बनी आपका। लेकिन सबसे नीचे वाला जो होता है हमारा पैर होता है ना सबसे नीचे, तो पर्वत पद ये, यानी इस माउंटेन्स के बिल्कुल पद में, यानी ये बना है। ये किससे बना है? चाहिए ज़्यादातर ये बनता है माउंटेन के इरोजन की वजह से। जब हमने और भी ओरिजिन किए थे तब भी मैंने बताया था, ये माउंटेन इरोड होकर यहाँ पूरे टेबल लैंड में इरोजन फैला देता है, ये जमा होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है। तो ये वाला एरिया बन गया। ये हो सकता है लावा से भी बन सकता है, ऊपर से इरोजन से भी बन सकता है, लेकिन जो पर्वत के पद पे स्थित है, लोकेशन के बेसिस पे इसको नाम दिया गया है पर्वत पदीय, यानी पिडमाउंट प्लेटू बोला गया है। दिस प्लेटू आर फॉर्म्ड ऑन द फुट हिल ऑफ द माउंटेन, हैविंग माउंटेन ऑन द वन साइड एंड सी और प्लेन ऑन द अदर साइड। ठीक है, ये इधर प्लेन भी हो सकता है या समुद्र भी हो सकता है, वो लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कहां तक है। ठीक है, इसलिए इसका एक एग्जांपल देखो कौन सा दिया मैंने, पेंटागोनिया प्लेटू ऑफ अर्जेंटीना, इज सिचुएटेड एट द फुट हिल ऑफ एंडीज। अब रॉकीज एंडीज है, एंडीज आप जब हम करेंगे तब देखेंगे कि पेंटागोनिया का पठार है, लोकेटेड है यहाँ पे है लगभग। ये एंडीज श्रृंखला तो यहाँ से लेके यहाँ तक फैली हुई है। पेंटागोनिया का पठार आपका यहाँ पे रहता है। तो पेंटागोनिया का पठार है जो एंडीज की माउंटेन्स की रेंज है पूरी, उसके फुट हिल्स पे है, इसलिए इसको बोलेंगे पेंटागोनिया का पठार है, जो ये पिडमाउंट प्लेटू के अंदर में आता है। ठीक है, पिडमाउंट प्लेटू बोलेंगे पेंटागोनिया के पठार को। तो जब ऐसे प्रीलिम्स में पूछ लेगी इनमें से कौन सा है जो पिडमाउंट प्लेटू का भाग नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से है पास में, किसी बिल्कुल ही इनकी लोकेशन कहां पे है, ये बिल्कुल पर्वत के पास में है क्या। तो इसलिए पिडमाउंट प्लेटू क्या होता है, पर्वत पद, ये माउंटेन्स के बिल्कुल पास में है, जो बिल्कुल लोकेटेड है, जैसे एंडीज माउंटेन के बिल्कुल पास में है आपका पेंटागोनिया का प्लेटू। ठीक है, तो इससे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। तो क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हैं बनाने वाले थे वो। ठीक है, लेकिन आपको अगर पिडमाउंट प्लेटू बोलते किसको, पर्वत पदीय बोलते किसको, तो आपको बिल्कुल आप अंदाजा लगा सकते हैं क्वेश्चन के अंदर में। अब आता है कॉन्टिनेंट महाद्वीपीय पठार, जो दिस टाइप ऑफ द प्लेटू आर एक्सटेंडेड इन द एंटायर एरिया ऑफ कंट्री और कॉन्टिनेंट। फॉर एग्जांपल जैसे महाद्वीप के ऊपर में रहते हैं वो, समुद्र में तो जाएंगे ही नहीं। जैसे दक्कन का है, इंडिया के अंदर में पूरा इंडियन जो लैंड है उसी के ऊपर में है, कहीं नहीं गया। प्लेटू ऑफ द ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड का पूरा एरिया है जो देश है उसी के ऊपर में है। प्लेटू ऑफ अंटार्कटिका जो सिर्फ अंटार्कटिका पे है। तो तीन एग्जांपल याद कर लो, दक्कन प्लेटू, प्लेटू ऑफ ग्रीनलैंड, प्लेटू ऑफ अंटार्कटिका। यहाँ पे आपको डेफिनेशन नाम से पता लग रही है, डेफिनेशन लिख दो, लेकिन किस डेफिनेशन के अंदर में कौन सा एग्जांपल है जिसको लिखोगे तब आपको एकदम एग्जामिनर को पता लगेगा कि इसको एग्जैक्ट पता है किस मतलब मीनिंग क्या होता है इस वर्ड का, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये भी एग्जांपल दे रहा है। ठीक है, इस टाइप लोकेटेड एक्सटेंडेड इंटायर एरिया आपको पता है, ये महाद्वीप में, ये से भी लिख दो सीधा कि एक ही महाद्वीप के अंदर में या फिर लोकेटेड है। तो एक महाद्वीप में नहीं होता, ये महाद्वीप एक से दो महाद्वीप में भी हो सकता है। तो सही डेफिनेशन क्या होगी, किसी भी देश या महाद्वीप के संपूर्ण क्षेत्र में ये फैला होता है, यानी समुद्र से नहीं टकराता है, इसलिए इसको बोलते हैं। उदाहरण के लिए दक्कन का पठार हो गया, ग्रीनलैंड का हो गया या अंटार्कटिका हो गया। तो हमने तीन पार्ट कर लिए वहां पे। ठीक है, एक कॉन्टिनेंटल महाद्वीप वाला कर लिया, एक आपने देख लिया कि इंटरमाउंटेन है कि नहीं है, एक देख लिया आपने पिडमाउंट प्लेटू है कि नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्लाइमेट के बेसिस पे। क्लाइमेट में क्या था, ह्यूमिड था, एरिड था, आइस्ड प्लेटू था। ह्यूमिड जहां पे क्लाइमेट के हिसाब से आसपास का क्लाइमेट ह्यूमिड होगा, एरिड में एरिड होगा। देख लेते हैं कैसे डेफिनेशन लिखनी है। दिस प्लेटू आर मोस्टली है 50% ह्यूमिडिटी एंड गुड रेनफॉल। फॉर एग्जांपल प्लेटू ऑफ मेघालय और मालेगासी इंक्लूडेड अंडर दिस कैटेगरी। अब देखो कितनी अच्छी डेफिनेशन लिख दी हमने कि 50% से ज्यादा ह्यूमिडिटी हो जिस एरिया की और अच्छा रेनफॉल हो रहा हो। यहाँ पे देखो 50% आर्द्रता है आपकी और अच्छी वर्षा हो रही है, उन हिस्से में जो मिलने वाले प्लेटू है उनको हम बोलते हैं ह्यूमिड प्लेटू। ह्यूमिड प्लेटू बोल दो। अब मेघालय वाले देखो दोनों में आएगा, ह्यूमिड प्लेटू भी बोलोगे उसको आप, उसको बोलोगे कॉन्टिनेंट प्लेटू भी बोलोगे। और जिस वजह से बना है, मान लो वो वोल्केनो से बना है तो वोल्केनिक प्लेटू भी बोला जाएगा। उसके पास में कोई माउंटेन है तो उसके फुट हिल पे है तो वो वैसे आपको पिडमाउंट प्लेटू भी उसको बोलना पड़ेगा। ठीक है, पर्वत पद ये भी कहलाएगा वो। तो ये कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन है, हम सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं कि एक जो सबसे बेस्ट एग्जांपल जिसमें फिट हो रहा है वो वाले हमें लेनी है। ठीक है, ह्यूमिड प्लेटू आर्द्र पठार। हमें पता है मालागासी के अंदर में, मेघालय के अंदर बहुत बारिश होती है, तो मेघालय का पठार और मालागासी जब इंडिया करेंगे तो इसको अच्छे से करेंगे कि इसके अंदर में भी कौन कौन, उस टाइम तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, इंडिया वाले के अंदर में करेंगे। वर्ड का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता कि बिकॉज एक तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्ड ज्योग्राफी सबसे पहले करी है हमने,
उसके बाद आपको जब पता लग जाएगा कि प्लेटू किसको बोलते हैं, माउंटेन किसको बोलते हैं, हिमालय जब आएगा तब हम उसके अगर अलग अलग पठार भी करेंगे, हिमालय की अलग अलग श्रेणियां भी करेंगे, तो सिर्फ आपको नाम याद करनी है, अंडरस्टैंड करना है कि मैप में कहाँ लोकेटेड है, मेघालय का पठार है तो उसके अंदर में कौन कौन सी पहाड़ियां जो इंपॉर्टेंट हिल्स इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो सारा कर लेंगे। लेकिन अभी याद करो अगर सिर्फ मेघालय का पठार की बात करें, मालागासी के बिल्कुल पास में, तो मालागासी के पठार की बात करें तो वहां बारिश बहुत ज्यादा होती है, 50% से ज्यादा सांद्रता होती है आपकी, तो उसको बोल देंगे ह्यूमिड प्लेटू। अब आता है आपका ड्राई एंड एरिड प्लेटू। थोड़ा ये अभी 10 मिनट के अंदर में इसको खत्म कर देंगे हम। ड्राई और एरिड प्लेटू, शुष्क पठार। शुष्क पठार में क्या होगा, सेम चीज है, अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन एक्सीड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल। शुष्क कहाँ होगा, यहाँ पे साइंटिफिक देखो डेफिनेशन लिखी है कि इवेपोरेशन ज्यादा हो जाएगा आपका रेनफॉल की वजह से, तो तभी रेनफॉल से कितनी हो आपका 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल है, कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता 200 mm हो सेंटीमीटर हो, लेकिन इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है आपका, तो वहां पे क्लाइमेट के अंदर में आपको आर्द्रता नहीं मिलेगी, उसकी वजह से इसको बोलते हैं ड्राई और एरिड प्लेटू। रिसीव थस ड्राइनेस हो जाती है वहां पे प्रिवेल करती है, उसमें क्या होगा देखो यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया हिंदी के अंदर में पढ़ लो। तारिम प्लेटू, गोबी का डेजर्ट हो गया, पोतवार का पठार हो गया, पोतवार पठार हो गया, ठीक है। गोबी डेजर्ट, गोबी डेजर्ट कहाँ पे, ऊपर मंगोलिया चाइना के पास, ठीक है, तो गोबी डेजर्ट हो गया आपका। तो तारिम का प्लेटू जब हम मैप करेंगे तो एक एक की लोकेशन दिखाऊंगा, तब आपको यहाँ पे जितने बड़े हैं उनकी तो मिनिमम हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तारिम का प्लेटू, गोबी डेजर्ट हो गया, और यहाँ पे पोतवार का पठार हो गया, तो याद कर लेना जहाँ पे वाष्पीकरण की मात्रा प्राप्त वर्षा की मात्रा से अधिक होती है, इसलिए पठारों को हम ड्राई और एरिड प्लेटू यानी शुष्क पठार का नाम देते हैं। इनके एग्जांपल हो गए तारिम प्लेटू, गोबी आपका होगा डेजर्ट बोलते हैं, गोबी को तो वैसे गोबी डेजर्ट बोलते हैं, लेकिन इसमें शुष्क पठार के अंदर में आता है, बिकॉज ये डेजर्ट हो लेकिन अगर टेबल लैंड में फैला हुआ है लंबे टाइम तक उसको पठार भी बोला जाता है, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब हिमाच्छादित पठार किसको बोलते हैं कि हायर रीजन एंड हायर लेटीट्यूड आर मोस्टली कवर्ड विद द परसेप्चुअल स्नो बिकॉज ऑफ लोअर टेम्परेचर। एग्जांपल ग्रीनलैंड अंटार्कटिका। ग्रीनलैंड अंटार्कटिका आपने देखा था ना कि किसमें किया था हमने, ग्लेशिएटेड प्लेटू के अंदर में डिवीजन किया था, वहां भी किया था, तो वो सेम चीज है कि वहां पे इस टेबल लैंड के ऊपर में आइस बिछी हुई है। तो ये लास्ट वाले तो बहुत आसान है सारे सारे, तो ग्रीनलैंड अंटार्कटिका सेम यहाँ पे एग्जाम्पल है, सेम ग्लेशिएटेड प्लेटू लिखो तो वहां भी सेम एग्जाम्पल रहेंगे, तो इनके एग्जाम्पल में इतना कोई चेंज नहीं आता। यानी ग्रीनलैंड अंटार्कटिका पठार निम्न तापमान के कारण उच्च क्षेत्र और उच्च अक्षांश ज्यादातर सतह बर्फ से ढके रहते हैं, तो उनको हम बोल देंगे आइस प्लेटू या ग्लेशिएटेड प्लेटू भी बोलते हैं। अब आ गया हमने स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे देखेंगे, ये कौन से में अभी ये कौन से में चल रहे हैं, अभी अब आपको बोल दे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि कौन से स्टेज पे है, यंग स्टेज पे है, ओल्ड मैच्योर स्टेज पे है, ओल्ड स्टेज पे, रेजुविनेटेड पे, तो उसके बेसिस पे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आपको अगर पूछ ले तो गलत मत लिख देना, कोई और क्लासिफिकेशन याद रख लेना है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सी पूछी गई है, क्या लिख रहे हो आप, अंदर क्या लिखते हो बात की बात है। यंग प्लेटू, नवीन पठार। नवीन पठार क्या हो गए, दिस टाइप ऑफ प्लेटू आर सेपरेटेड फ्रॉम द नियर बाय रीजन विद स्टीप एज द रिवर फ्लोइंग ऑन दिस प्लेटू क्रिएट डीप वैली। कोल्लू प्लेटू विच इज ऑन द रिवर क्रिएट डीप कैन्यंस। ये यंग पठार क्या है, जो अभी बन रहे हैं, जो ऑनगोइंग प्रोसेस में चल रहा है, तो इसके लिए बेसिक डेफिनेशन इसी तरीके से हमें लिखनी पड़ेगी कि इस प्रकार के पठार अपनी निकटवर्ती जो क्षेत्र होता है इससे एक तीखे किनारे से अलग होते हैं। तीखा किनारे इसलिए क्योंकि अभी अभी अलग हुए हैं, चाहे फोल्ड की वजह से अलग हुए हैं, वो पूरे टेबल लैंड अलग हुई है, चाहे वो रिवर के बहने की वजह से अलग से बन रहे हैं, तो अभी नए नए बने हैं, तो साइड वाले जो एरिया हैं उनसे एक स्टीप एंगल से अलग होंगे, नहीं तो धीरे धीरे टाइम बाद में तो होता है ना कि कोई भी किनारा कितना ही तीखा हो लेकिन धीरे धीरे इरोड हो जाता है, इरोजन की वजह से, तो उतना नहीं रह पाता तीखा। लेकिन यहाँ पे अपने निकटवर्ती क्षेत्र से एक तीखे किनारे से अलग होते हैं। इन पठारों पर बहने वाली नदियां गहरी घाटी बनाती हैं, बिकॉज ये नया स्ट्रक्चर है अभी, तो रिवर सबसे ज्यादा यंग जो एरिया होता है यहाँ पे मान लो डिपोजिशन हुआ था कुछ भी है, तो यहाँ माउंटेन्स भी है, तो यहाँ पे नदी सबसे ज्यादा गहरी घाटी बनाएगी। रीजन इसका यही है कि ऊपर वाली लेयर जितनी वो नदी इरोड करके ला सकती है उतनी लेके आएगी जब यंग स्टेज पे होता है। यंग स्टेज पे चाहे माउंटेन हो तो चाहे प्लेटू हो, ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन लिख देना। इस प्रकार निकटवर्ती क्षेत्र से एक तो तीखे किनारे से अलग होते हैं, इन पठारों में बहने वाली नदियां गहरी घाटी बनाती हैं। कोल्लू का पठार इसका एक एग्जाम्पल है, कोल्लू का पठार इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा आ जाएगा मेच्योर, थोड़ा उसके एज हो जाएगी, उसके बाद में क्या हो जाएगा, इन पठारों में अत्यधिक असमान सतह वाली गुफा और लकीरें होती हैं। इन पठारों के किनारे अपलेशियन पठार की तरह छत के रूप में प्रतीत होते हैं। सेम चीज है, हमें यही लिखना पड़ेगा कि किनारों के हिसाब से लिखना पड़ेगा इसको। दिस प्लेटू हैव केव्स एंड रीजेस बन जाएगी। अब जैसे पिछली बार हम देखा कि रिवर क्या कर रही है, इन प्लेटों को नया अगर न्यू लेयर है इसकी वजह से ज्यादा कट कर रही है। जब वो कट करती करती जाएगी तो मेच्योर तक आते आते वहां पे केव्स बन जाएगी, रिज बन जाएगी, बहुत ज्यादा हाईली अनइवन सरफेस भी बन जाएगी। बिकॉज यंग स्टेज पे तो क्या होगा, नया नया डिपोजिशन भी होता है, रिवर भी अगर लेके डिपोजिट करेगी तो इवनली लेयर बनेगी। लेकिन
मेच्योर स्टेज पे होगी तो डिपोजिशन वाला काम कंप्लीट हो गया, आपका इरोजन वाला रिवर से जितना हो सकता था कंप्लीट हो गया। अब कहीं जो चट्टान है वो वीक है वो तो इरोड हो जाएगी, जो नहीं है वो इरोड नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से एक हाईली अनइवन सरफेस बन जाएगी, इसकी इंपॉर्टेंस होती है यहाँ पे, ये जरूर लिखना आप, ठीक है। हाईली अनइवन सरफेस बन जाएगी, केव्स रिजेस बन जाएंगे आपके, ठीक है। मार्जिन यानी जो किनारे हैं इसके, हमने बोला था इसमें वो ज्यादा स्टीप होते हैं, इसमें मार्जिन ऑफ दिस प्लेटो अपीयर टू बी टेरेस फॉर्म लाइक, जैसे अपलेशियन प्लेटो इसका उदाहरण है। अपलेशियन प्लेटो, अपलेशियन माउंटेन्स है नॉर्थ अमेरिका के अंदर में, यहाँ पे अपलेशियन प्लेटो है, तो वहां पे टेरेस की तरह, यानी छत देखिए ना आपने, उसके अकॉर्डिंग हो जाते हैं, टेरेस की तरह थोड़े से फ्लैट हो जाते हैं आपके, इस तरीके से इनका कहने का मतलब है कि फ्लैटनेस को दिखाने का एक तरीका है आपका। तो अपलेशियन प्लेटो इसका उदाहरण लिख देना, ठीक है। अत्यधिक असमान सतह वाली गुफा और लकीरें बन जाती है, इन पठारों के किनारे अपलेशियन पठार के तरह छत के रूप में प्रतीत होते हैं, हाईली अनइवन सरफेस होती है, याद रखना है इसका, ठीक है। तो ये धीरे धीरे मैच्योर स्टेज में इसके अंदर में ये चेंज आता है। और जब चेंज आ जाता है, बिल्कुल ओल्ड हो जाते हैं या रेजुविनेट यूनिट होते हैं, उनको कैसे बोल दिखाएंगे, रिलीफ फीचर। फिर रिलीफ पे आएंगे हम, सेम चीज कैसे डिफाइन करोगे कोई चीज का है, तो रिलीफ ज्यादा और ज्यादा इरोड हो जाएगी तो और ज्यादा रक्ड हो जाएगी वो। तो रिलीफ फीचर ऑफ दिस प्लेटो आर कन्वर्टेड इनटू फ्लैट प्लेन। देखो यहाँ पे रिलीफ बचा ही नहीं इस चीज का, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टीप था, फिर थोड़ा थोड़ा किराना छत की तरह फ्लैट हो गया आपका, और ये इनके अंदर में रिलीफ फीचर है, यानी कि जो स्लोप्स है वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्लैट प्लेन के अंदर में। एग्जाम्पल क्या है, प्लेटो ऑफ रांची, जैसे अपना आ गया रांची का जो पठार है वो, अब रांची के अंदर में तो रह रहे हैं ना लोग, इतना अगर स्टीप स्लोप होता तो नहीं रह पाते। तो रांची का प्लाट क्या हुआ कि धीरे धीरे जब ओल्ड यंग एज स्टेज में था तब नहीं रह सकते थे वहां पे, बिकॉज वो बहुत ही स्टीप स्लोप पे था, वहां पे रिवर्स क्या होगी, घाटी बना रही है। लेकिन सेकंड स्टेज आते आते उसमें क्या हुआ, केव बन गई, रीज बन गए, और छत की तरह अनइवन, हाँ सरफेस अनइवन है अभी भी, तो इतना हैबिटेबल नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे ओल्ड प्लेटो यानी ओल्ड स्टेज पे आएगा और साल निकलते जाएंगे, तो क्या होगा, इरोजन की वजह से पूरा एरिया है वो फ्लैट प्लेन में बदल जाएगा। ऊपर वाला ये टेबल लैंड है ना जो आपका, ये वाली टेबल लैंड, ये फ्लैट प्लेन में बदल जाएगा। इसको बोल देंगे रांची का पठार, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लिख दिया मैंने। अब आता है रिजुविनेटेड प्लेटो आपका, ये क्या है, ड्यू टू द एंडोजेनेटिक फोर्सेस द ओल्ड प्लेटो समटाइम गेट अपलिफ्टेड एंड इरोजन बिगिन अगेन। अब ये तो हुआ, मैंने बता दिया कि फ्लैट मुश्किल से तो प्लेन को फ्लैट किया, अब फ्लैट होने के बाद इसको रेजुविनेटेड कैसे बोल देंगे कि इस तरीके से था, अब ये फ्लैट, ये पूरा प्लेन फ्लैट हो गया। अब हुआ क्या, नीचे से लावा को इकट्ठा हो गया, उसकी वजह से इंडोजेनेटिक, ये सब हमेशा याद रखना, ये बार वाला जो इरोजन वाला काम है वो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसका मतलब वो जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है वो एकदम बैलेंस हो चुकी है, वो उसका कोई काम नहीं है। लेकिन अंतर्जात बल कभी भी लग सकते हैं। अब इन रेजुविनेट कैसे होगा, जब नीचे से लावा होगा, वो अंतर्जात बल है वो इसको पुश करेगा, तो क्या करेगा, कोई ऐसे अनइवन हो जाएगी सरफेस, इतना ज्यादा ये पुश हो गया, ऊपर से पुश हुआ, तो मैंने बताया था ना कि पुश होगा नीचे से। अगर ऊपर हार्ड रॉक है तो लाइक रांची की इनकी हार्ड रॉक है, तो ये क्या होगा, डोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये पुश हो गया। अब देखो ऊपर वाली इवन है क्या, इवन नहीं है सरफेस, यहाँ पे फिर से जो नया मैटर आया है इसके ऊपर में स्टार्टिंग से लेके वापस इरोजन शुरू हो जाएगा, एक्सोजेनेटिक फोर्स वापस शुरू हो जाएगी। यहाँ पे रिवर चल रही है, चाहे विंड चल रही है, किसी की वजह से ये इसको इरोड होगा। अब जब तक ये इरोड होके और अपना एक इवन सरफेस नहीं ले लेगा ना, तब तक ये वापस इस पे इरोजनल चीजें चलनी शुरू हो जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, अंतर्गत बलों के कारण पुराने पठार कभी कभी ऊपर उठ जाते हैं और कटाव फिर से शुरू हो जाता है, यानी इरोजन की प्रोसेस फिर से शुरू हो जाती है यंग एज की तरह। फिर इनमें भी धीरे धीरे थोड़े थोड़े रिज बनेंगे, स्टीप स्लोप होगा, अभी तो देखो स्टीप है, फिर ये इसके अंदर में इरोजन की वजह से केव्स बन जाएगी, रिज बन जाएगी, फिर ये फ्लैट होते जाएंगे छत के आकार के, फिर एकदम से ये पूरा प्लेन जब तक स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगा, ओल्ड स्टेज पे नहीं आ जाएंगे, तब पे इनकी यंग वाली, मैच्योर वाली, ओल्ड स्टेज वापस से इनमें कंटिन्यू होती रहेगी। तो इस तरीके से एक सर्कल है जो चल जाता है रेजुविनेटेड प्लेटो के अंदर में, तभी तो इसको बोलते हैं कि पुनर्युवनित वे, मतलब युवा अवस्था पे वापस ये चले गए, मैच्योर स्टेज नहीं, यंग नवीन पठार पे वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओल्ड प्लेटो। तो थैंक यू गाइस पढ़ने के लिए। ये हमारा आज का हमने कंप्लीट क्या किया है कि जो क्लासिफिकेशन है प्लेटो का वो हमने कंप्लीट कर दिया है। हमने 4 स्टेज पे अलग अलग 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, कर लिए, क्लाइमेट के बेसिस पे कर दिया, ओरिजिन के बेसिस पे कर चुके हैं, कहाँ पे इनकी लोकेशन है वो भी हम कर चुके हैं, और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या है वो भी कर चुके हैं। तो आपको रट्टा लगाना पूरा एकदम, रट्टा नहीं मतलब पूरा एक एक तो समझ चुके हैं, आपको रट्टा क्या लगाना है कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में मुझे क्या लिखना है, 4 चीजें, यंग, मैच्योर, और इनका जब क्रोनोलॉजी याद करोगे ना, यंग के बाद मैच्योर को कैसे हो गया, थोड़े किनारे और घिस गए, मैच्योर के बाद वाला हिस्सा है उसको कैसे लिखना ओल्ड वाले को, और फिर रेजुविनेट वापस यंग में कैसे जा रहा है, अगर वो आपने अच्छे से समझ लिया तो ये चीज लिखने में कभी भी लिख दोगे 6 महीने बाद भी, तो आपको एग्जैक्टली ऐसी कैसी याद रह जाएगी। तो थैंक यू, हमने ये वाला आज का कौन सा काम कंप्लीट कर दिया, हमने प्लेटो का कर दिया, प्लेटो का क्लासिफिकेशन। कल हम करने वाले हैं प्लेन्स का क्लासिफिकेशन, जो इस हिसाब से इरोजनल प्लेन बोलते हैं, डिपोजिशनल प्लेन बोलते हैं। वर्ल्ड के अंदर में इसका क्लासिफिकेशन क्या है बेसिकली, इंडिया के अंदर में तो प्लेन में गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनके प्लेन्स अलग अलग, कावेरी, गोदावरी, ये कर लेंगे, अलग अलग नाम से, रिवर के नाम से भी आते हैं, ठीक है।
वर्ड के अंदर में प्लेन का क्लासिफिकेशन करते हैं, बेसिकली करते हैं कि इरोजनल प्लेन बने हैं कि डिपोजिशनल प्लेन बने हैं कि किस तरीके के प्लेन बनते हैं। बिकॉज हमें जब उसके बाद में हम देखेंगे मैप के अंदर में देखेंगे तो साथ में देखते जाएंगे कि माउंटेन्स, प्लेट टू प्लेन्स सारे आराम से चेक कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं फिर प्लेन्स करने के लिए। थैंक यू। पहल एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके पहल कम्युनिटी के अंदर में आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, डिस्कशन आपस में भी डिस्कशन कर सकते हो, बिना टीचर के भी, मेंटर्स के भी आपस में। अगर कोई आपको दूसरा भी गाइड कर सकते हैं, स्टूडेंट जो एस्पिरेंट है, क्योंकि एस्पिरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा सही पता रहता है कि इसके अंदर में हमें क्या पढ़ना चाहिए, इसको कितने डेप्थ में पढ़ना चाहिए, हम तो करवा ही रहे हैं, ठीक है। तो कैसे भी गाइडेंस लेनी हो, डिस्कशन करना हो, पहले कम्युनिटी का वहाँ पे एक कम्युनिटी सेक्शन दिया हुआ है, तो पहले एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए, कम्युनिटी सेक्शन का हिस्सा बनिए। आपको कुछ अच्छा लगता है प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, तो वो भी करिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल फिर प्लेन्स के साथ में, ठीक है।